जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग एमपीपीएससी का पेपर 4 पार्ट ए यूनिट नंबर 3 को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड कंपैशन देखा था टुवर्ड्स द वीकर सेक्शन। ये टॉपिक हमारा कवर हो गया था। देखिए, आज जो हमको टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। इमोशनल इंटेलिजेंस, उसका कंसेप्ट, their utilities and applications in administration and governance। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, उसकी अवधारणा, उसकी उपयोगिता और उसका प्रशासन और शासन में अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। इसमें हम देखेंगे कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती क्या है, इसके कंसेप्ट या अवधारणा इसकी क्या है, इसके अलावा इसकी उपयोगिता और इसका अनुप्रयोग, खास तौर पे प्रशासन और शासन में किस तरीके से किया जाता है वो हमें देखना है। ठीक है, इसमें हम कुछ उदाहरण भी देखेंगे, जो हम पढ़ेंगे उसमें कुछ उदाहरण भी देखेंगे कि किस तरीके से हमें जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो उसका इस्तेमाल किस तरीके से प्रशासन और शासन में करना है। ठीक, तो आज का हमारा ये टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता। सबसे पहले अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये भावनात्मक बुद्धिमत्ता, एक इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस refers to the ability of an individual to understand, manage, and use emotions effectively, both their own and those of others। देखिए, भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है व्यक्ति की अपनी भावनाओं, जो उसकी अपनी भावनाएं हैं, उनको समझने, नियंत्रित करने तथा दूसरों की भावनाओं को पहचानने और उनके अनुरूप व्यवहार करने की क्षमता। Emotional intelligence refers to the ability of an individual to understand, manage, and use emotion effectively, both their own and those of others। इसका मतलब क्या है? भावनात्मक बुद्धिमत्ता का अर्थ है किसी भी व्यक्ति की जो अपनी भावनाएं हैं उनको समझना, उसको नियंत्रण करने तथा दूसरे की भावनाओं को पहचानने और उसके अनुरूप व्यवहार करना ही की क्षमता जो होती है, यही इमोशनल इंटेलिजेंस है। मतलब सिर्फ अपनी ही नहीं होती कि अपनी भावनाओं को समझना और नियंत्रण रखना, जबकि दूसरे की भावनाओं को भी समझ कर, ठीक है, और उसके अनुरूप व्यवहार करना, जो उसकी भावनाएं हैं उसके अनुरूप व्यवहार करना, ये दोनों ही चीजें भावनात्मक बुद्धिता, वही जो जिसके अंदर ये करने की क्षमता है उसी को कहा जाएगा भावनात्मक बुद्धिमत्ता। मतलब यहां सिर्फ अपनी नहीं है, ठीक है, दूसरे की भावनाओं को भी पहचानना और उसके अकॉर्डिंग क्या करना, व्यवहार करने की क्षमता, यही क्या कहलाता है, इमोशनल इंटेलिजेंस। ये पॉइंट समझ में आया? नेक्स्ट, इन मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस, टेक्निकल नॉलेज एंड इंटेलिजेंस क्वोशेंट IQ alone are not sufficient। देखिए, आज कल का जो प्रशासन और शासन है उसमें केवल बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट IQ होता है बौद्धिक क्षमता, ठीक है, और इसके अलावा जो ज्ञान है, आपको टेक्निकल नॉलेज है, ठीक है, मतलब आधुनिक ज्ञान जो है, सिर्फ और सिर्फ इनके लिए पर्याप्त नहीं है। मतलब आज के जमाने का जो प्रशासन और शासन है उसमें सिर्फ आपका नॉलेज और IQ मैटर नहीं करता, मतलब ये सफिशिएंट नहीं है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटर्स कॉन्स्टेंटली
deal with people, conflicts, stress, public expectations, ethical dilemma and crisis। देखिए बात यहाँ पर सिर्फ इतनी नहीं है कि आपका आईक्यू लेवल कैसा है या आपका नॉलेज कैसा है। नॉलेज का इस्तेमाल करके आप नौकरी पा सकते हैं। मैं बहुत सिंपल उदाहरण बता रहा हूँ। जैसे अभी हम एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हम पढ़ाई कर रहे हैं, हम नॉलेज ले रहे हैं और इसी नॉलेज के दम पर हम परीक्षा निकाल लेंगे। लेकिन ये नॉलेज क्या आपको एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पर्याप्त है? क्योंकि आपको कंटिन्यूअसली लोगों के बीच रहना है, आपको लोगों के बीच काम करना है, इसीलिए आप पब्लिक सर्वेंट कहलाते हैं। बात समझ में आ रही है? तो एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए सिर्फ नॉलेज या सिर्फ आईक्यू मतलब उसकी बौद्धिक क्षमता और जो उसका ज्ञान है, सिर्फ उतना ही काम नहीं आता। क्योंकि जो अधिकारी हैं उनको जनता या कहीं पर कोई दबाव हो या नैतिक दुविधाओं या सामाजिक में जो विविधता है, भाई हमारे समाज कोई एक जैसा तो है नहीं, हमारे समाज में विविधता है, तरीके तरीके के लोग मिलते हैं, अलग अलग तरीके के लोग मिलेंगे आपको, ठीक है। तो इन सारी चीजों से एक अधिकारी को निपटना पड़ता है। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हमारे यहाँ समाज में अलग अलग भांति के लोग हैं। कोई आपसे प्रेम से बात करेगा, कोई गुस्से से बात करेगा, आपको उसको डील करना है। गुस्से वाले को भी आपको डील करना है और प्रेम से जो बात कर रहा है उसको तो डील करना ही है। तो एक प्रशासन अधिकारी के रूप में जनता, दबाव, देखिए संकट, जैसे कोई कन्फ्लिक्ट हो, अगर कोई संकट आ जाए तो उस टाइम पर आप किस तरह बिहेव करेंगे, या आप सामाजिक विविधता है इससे निपटना पड़ता है। ऐसे समय के लिए ही भावनात्मक अधिमिता या बुद्धिमिता ये अत्यंत आवश्यक होती है। तो इन सच सिचुएशन इमोशनल इंटेलिजेंस बिकम्स अ क्रिटिकल कॉम्पिटेंसी। मतलब देखिए ऐसे समय पर, देखिए जब आप लोगों के बीच घिरे हैं ना, तो आपका ज्ञान काम नहीं आएगा उस टाइम पर, या आपका आईक्यू ये तो रहेगा ही रहेगा, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिल्कुल ही काम नहीं आएगा, ये काम आएगा, लेकिन उस टाइम पर आपको आपको भावनात्मक बुद्धिमत्ता आपके अंदर होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया है तो आपको भी उसकी भावनाओं को समझना होगा, उसकी भावनाओं को पहचानना होगा और उस आधार पर उससे व्यवहार करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर? अब जैसे कोई आपके पास गुस्से में आया, अपनी शिकायत लेकर के, बड़ा परेशान है वो व्यक्ति, शिकायत लेकर के आपके पास गुस्से में आया। अब उस टाइम पर आपको उसकी भावनाओं को समझना होगा और उसकी भावनाओं के अनुरूप हो करके फिर उससे व्यवहार करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप गुस्सा नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि वो गुस्सा नहीं कर रहा है, उसको सुविधा नहीं मिली, लेकिन आप उस चीज को रेस्पॉन्ड आपको मेच्योरली करना। तो ऐसे समय के लिए भावनात्मक बुद्धिमत्ता होना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का मतलब है व्यक्ति अपनी भावनाओं को समझे, नियंत्रित करे और दूसरे की भावनाओं को जानने के बाद उसके अनुसार उससे व्यवहार करे। ये क्षमता अगर आपके अंदर है तो इसी क्षमता को बोला जाता है इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। आज के समय में जो एडमिनिस्ट्रेशन है या जो गवर्नेंस है, उसमें सिर्फ नॉलेज और आईक्यू नहीं चाहिए, उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी चाहिए। कारण ये है कि आपको लोगों से, आपको दबाव में, आपको संकट में और नैतिक दुविधाओं और जो समाज में विविधता है उसके चलते आपको इससे डील करना पड़ेगा, निपटना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसे समय में आपका जो आईक्यू है और जो टेक्निकल नॉलेज है वो उतना काम नहीं आता जितना आपका भावनात्मक बुद्धिमत्ता या इमोशनल इंटेलिजेंस का। बात समझ में आई आपको? तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है ये समझ में आया आपको? क्लियर है यहाँ तक? ठीक। अब हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस की अवधारणा या कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। देखिए जो कंसेप्ट है इमोशनल इंटेलिजेंस का, वो पॉपुलराइज हुआ बाय अ साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलेमैन। देखिए एक साइकोलॉजिस्ट हैं,
एक साइकोलॉजिस्ट थे डैनियल गोलेमैन, ठीक है। उन्होंने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के कुछ प्रमुख तत्व दिए थे। जो ये बेसिकली भावनात्मक बुद्धिमत्ता का जो अवधारणा है, ये किसने दी थी? ये कब पॉपुलर हुई? जब एक साइकोलॉजिस्ट ने, ठीक है, इस डैनियल गोलेमैन, who emphasized that success in leadership and public service depends largely on emotional skills rather than purely cognitive abilities। देखिए, उन्होंने इस बात को, जो साइकोलॉजिस्ट थे डैनियल गोलेमैन, उन्होंने इस बात को कहा कि भाई, जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा है, ठीक है, और उन्होंने इस बात को कहा कि भाई जो सक्सेस है, ठीक है, मतलब जैसे जो लीडर सक्सेस होते हैं, मतलब जो लीडर पॉपुलर होते हैं। आपने देखा हो कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो बहुत पॉपुलर है, ठीक है। अभी तक में अगर देखा जाए आज की डेट में, तो उनसे ज्यादा पॉपुलैरिटी देश में किसी की नहीं, ठीक है। क्या कारण है उनकी पॉपुलैरिटी का? ठीक, क्या उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है? क्या उनके पास बहुत ज्यादा आईक्यू है? ये तो है, ये तो है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन ये तो है। लेकिन उसके साथ साथ उनका भावनात्मक कनेक्ट जो लोगों के साथ होता है, उसके कारण वो ज्यादा पॉपुलर है। आप, सिर्फ मैं प्रधानमंत्री की बात नहीं कर रहा, आप किसी भी लीडर को उठा के देखिए, जननायक अगर हम कहें, लोगों की, कोई भी लीडर लीडर कब बनता है? जब वो भावनात्मक तरीके से लोगों से जुड़ता है, इमोशनल। आपने देखा हो कभी भी जब प्रधानमंत्री बोल रहे होते हैं, तो देश में एक अलग, उनके प्रति एक अलग नजरिया है देश के लोगों का। तो वो होता है इमोशनल कनेक्ट होना लोगों से। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उनके साथ भी यही है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको भांति भांति के लोग मिलेंगे, अलग अलग संप्रदाय के लोग मिलेंगे, अलग अलग सिचुएशंस में उनको काम करना होगा। तो वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर ही तो है, वो भी एक एडमिनिस्ट्रेटर है, बस वो पॉलिटिकल उसमें एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बताया डैनियल गोलेमन में कि अगर किसी लीडरशिप में उनको सक्सेस या पब्लिक सर्विस में, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है इमोशनल स्किल्स पर। आप लोगों के साथ कितना भावनात्मक तरीके से जुड़ पा रहे हैं, आप एक अच्छे लीडर तभी माने जाएंगे। लोगों के साथ आपका कनेक्ट कैसा है? बात समझ में आ रही है? तो जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता थी, इसकी जो अवधारणा थी, वो किससे फेमस हुई? एक साइकोलॉजिस्ट डैनियल गोलेमैन, जिन्होंने कहा, गोलेमैन ने, कि भाई जो सफलता है, ठीक है, नेतृत्व में, लीडरशिप में जो सफलता होती है या जन कल्याण में, वो उसके भावनात्मक, किस तरीके का उसके पास भावनात्मक स्किल, इमोशनल स्किल, प्रतिभा है भावनात्मक। भाई, लोगों के साथ भावनात्मक कनेक्ट कर पाओगे आप, तब लोग आपके फैन होते हैं, तब लोग आपको मानते हैं, जब आपका कनेक्ट भावनात्मक होता है। क्लियर हो रहा? ठीक, ये चीजें क्लियर हुई? ये सारे पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा। अगला जो है, ये पॉइंट्स नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में। अगला जो है, कंसेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक बुद्धिता की अवधारणा। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द कैपेसिटी, अगर हम बात करें तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का तात्पर्य क्या है? इज द कैपेसिटी टू, पहला है, रिकॉग्नाइज वंस ओन इमोशंस, अपनी भावनाओं को पहचानना। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा, या जिसे कहें तात्पर्य क्या है? सबसे पहला तो है कि अपनी भावनाओं को समझना, अपनी भावनाओं को पहचानना। दूसरा है अंडरस्टैंड इमोशंस ऑफ अदर्स,
मैंने आपको बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस में खुद की भावनाओं को तो समझना ही समझना है, दूसरे की भावना को भी समझना है। ठीक है, तो अपना खुद की भावनाओं को समझना, पहचानना, दूसरे की भावनाओं को समझना। तीसरा होता है रेगुलेट इमोशंस इफेक्टिवली, भावनाओं पर नियंत्रण रखना। मैंने आपको बताया था अपनी भावनाओं को पहचानना और उस पर नियंत्रण रखना, ये एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता की अवधारणा है, कंसेप्ट है। तो रेगुलेट इमोशंस इफेक्टिवली। और इसके अलावा जो चौथा पॉइंट है, यूज इमोशंस पॉजिटिवली फॉर डिसीजन मेकिंग एंड रिलेशनशिप। देखिए, सकारात्मक निर्णय लेने के लिए अपनी भावनाओं को उस तरीके से करना है, मतलब अपनी भावनाओं को उस तरीके से जाहिर करना है कि सकारात्मक परिणाम निकले या आप एक सकारात्मक निर्णय ले सकें। तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता के ये चार तथ्य होते हैं, तात्पर्य एक तरीके से कहा जाए। सबसे पहला तो होता है अपनी भावनाओं की पहचान। दूसरा है क्या, अपनी दूसरे की भावनाओं को समझना। तीसरा है भावनाओं पर नियंत्रण करना। और चौथा है सकारात्मक निर्णय लेना, यूज इमोशंस पॉजिटिवली। क्लियर? तो ये था इमोशनल इंटेलिजेंस। इसके बाद बात करें इन सिंपल वर्ड्स, ई आई मीन्स बीइंग स्मार्ट विथ इमोशंस। सरल भाषा में समझाया जाए तो आपको स्मार्ट तो रहना है, लेकिन आपके अंदर इमोशंस भी होने चाहिए, आपके अंदर भावना होनी चाहिए। क्योंकि जब तक आपके अंदर भावना नहीं होगी, आप अपनी भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरे की भावनाओं को भी नहीं समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही है? और हमारे जो प्रशासन है उसमें लोगों की भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है, अगर आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं तो। बात समझ में आ रही है? लोगों की, क्योंकि आपको लोगों के बीच काम करना है, तो लोगों की भावनाओं को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो आसान भाषा में स्मार्ट रहें लेकिन भावना भी रहे, विथ इमोशंस। क्लियर हुआ ये? Daniel Goleman identified 5 core components of emotional intelligence. देखिए, डैनियल गोलमैन ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 प्रमुख तत्व बताए हैं, 5 कोर कंपोनेंट्स जो इमोशनल इंटेलिजेंस के होते हैं, डैनियल गोलमैन ने। ठीक है, मतलब 5 प्रमुख तत्व बताए हैं किसके, भावनात्मक बुद्धिमत्ता के। अब वो कौन कौन से हैं? पहला है सेल्फ अवेयरनेस, हिंदी में बोलेंगे आत्म जागरूकता, खुद में आत्म जागरूक होना। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का सबसे पहला तत्व है, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। अगला बात करें सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियंत्रण, ये बहुत जरूरी है। तो जो दूसरा कंपोनेंट है या दूसरा तत्व जो है इमोशनल इंटेलिजेंस या भावनात्मक बुद्धिमत्ता का, वो क्या है, आत्म नियंत्रण, सेल्फ रेगुलेशन। अगला बात करें मोटिवेशन, प्रेरणा। ठीक है, तो अगला जो कंपोनेंट है वो क्या है, मोटिवेशन, तत्व जो है वो है मोटिवेशन, इसको सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रेरणा। ठीक है, अगला बात करें, अगला होता है एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब होता है सहानुभूति। ठीक है, तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता का चौथा तत्व जो है वो है सहानुभूति, एम्पैथी होना। ठीक है, और पांचवा अगर हम बात करें तो वो है सोशल स्किल, सामाजिक कौशल। समाज को आप कितने बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, उसको सोशल स्किल्स कहते हैं, सामाजिक कौशल। तो ये 5 महत्वपूर्ण तत्व हैं किसके, सका भावनात्मक बुद्धिमत्ता के। किसने दिए थे, डैनियल गोलेमैन। डैनियल गोलेमैन आइडेंटिफाइड 5 कोर कंपोनेंट्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 प्रमुख तत्व उन्होंने बताए। पहला क्या था, सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। दूसरा सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियंत्रण। तीसरा मोटिवेशन,
प्रेरणा, चौथा एम्पैथी सहानुभूति, और पांचवा सोशल स्किल्स सामाजिक कौशल। ये 5 मेन कंपोनेंट्स थे किसके? इमोशनल इंटेलिजेंस के। समझ में आया आपको? अब एक एक करके हम देखते हैं कि जो इसके 5 मेन कोर कंपोनेंट्स हैं, किसके? भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 5 प्रमुख जो तत्व हैं, उसमें अब हम एक एक करके देखेंगे कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहला अगर हम बात करें, सबसे पहला है सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। Self awareness means understanding one's own emotion, strength, weakness, values and impact on others। देखिए, आत्म जागरूकता का अर्थ ये है कि अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को, अपनी शक्तियों को और अपने प्रभावों को समझना कि हमारा लोगों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। पहले हमें ये खुद को समझना पड़ेगा। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब ही होता है खुद को जागरूक करना कि भाई हमारा जो भावनाएं हैं, हमारी क्या कमियां हैं, क्या हमारी ताकत है, और हमारी प्रभावों को का लोगों पर क्या असर पड़ रहा है उसको भी समझना कि भाई हम जो प्रभाव डाल रहे हैं लोगों पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसको समझना, ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। समझ में आया आपको? तो सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी भावनाओं, कमजोरियों और प्रभावों को समझना। ये होता है सेल्फ अवेयरनेस। अब प्रशासन में इसकी क्या उपयोगिता है? देखिए, हम जो भी एथिक्स में, ये जो एथिक्स वाला चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें हम अगर कोई भी चीज पढ़ रहे हैं ना, तो सब की सब जो है वो आपके प्रशासन में किस तरीके से उपयोगी हो सकता है उसको समझ के हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको प्रशासन चलाना है और प्रशासन के लिए ये सबसे ज्यादा उपयोगी तत्व हैं जो आप एथिक्स में पढ़ते हैं। बात समझ में आ रही? देखिए, बाकी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट एक लौता ऐसा है जो आपको एक अच्छा प्रशासनिक अधिकारी बनाने में सबसे ज्यादा मदद करेगा, एथिक्स वाला चैप्टर। क्योंकि जब आप चीजों को पढ़ेंगे तब आप चीजों को समझ पाएंगे, ठीक है? और तब आप चीजों को समझ पाएंगे कि भाई हमें प्रशासन कैसे चलाना है, ठीक है? क्योंकि प्रशासन आप ही को चलाना है। एक बात समझ लीजिए, सरकार में बैठे लोग नहीं, प्रशासन पूरा, सरकार पूरा वो चलाता है। प्रशासन के ही लोगों को सरकार की जो भी नीतियां हैं उसे लागू करना होता है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि आत्म जागरूकता जो आत्म जागरूकता जो है इसका प्रशासन में क्या उपयोगिता है, व्हाट इज द यूटिलिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहला बात करें, हेल्प्स एडमिनिस्ट्रेटर रिकॉग्नाइज पर्सनल बायसेस, पूर्वाग्रहों की पहचान करना। देखिए, पर्सनल बायसनेस को भी समझना बहुत जरूरी होता है। सेल्फ अवेयरनेस आपको हेल्प करता है कि आप अपने बारे में जान सकें, आत्म जागरूकता कर सकें। तो पूर्वाग्रहों की पहचान करना, ठीक है? कि भाई आपने जैसे पर्टिकुलरली आपने मान लेते हैं किसी समाज या समुदाय के प्रति आपने एक भावना बना रखी है अपनी पहले से, तो जब आप इस सेल्फ अवेयरनेस में जाएंगे, आत्म जागरूकता में जाएंगे, तब आप समझेंगे कि हमारी भावनाएं क्यों हैं और हम अपनी भावनाओं को फिर पहचान पाएंगे। देखिए, मैंने आपको बताया ना, अपने अंदर की ताकत और कमजोरी को पहचानना बहुत जरूरी है, तभी आप उस पर काम कर पाएंगे, वरना आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आप काम नहीं कर पाएंगे उस पे, जब तक आपको आपकी कमी का एहसास नहीं होगा। ठीक है? तो खुद का एहसास होना बहुत जरूरी है। तो ये जो प्रशासन है, उसको हेल्प करता है कि वो अपने पूर्वाग्रह की पहचान कर सके। सॉरी, अगला बात करें, इम्प्रूव्स एथिकल डिसीजन मेकिंग, नैतिक निर्णय लेना। इसमें भी आपको सेल्फ आत्म जागरूकता जो है वो मदद करती है, ठीक है? कि नैतिक आधार पर निर्णय लेना, इम्प्रूव्स एथिकल डिसीजन मेकिंग। अगला बात करें, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ अथॉरिटी। देखिए, जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि आपके इम्पैक्ट से लोगों पर क्या असर पड़ रहा है, तब आप उसको सुधारने की कोशिश करें, ठीक है?
तो एक तरीके से शक्ति के दुरुपयोग से भी बचाव होता है सेल्फ अवेयरनेस से। आत्म जागरूकता से शक्तियों के दुरुपयोग में भी क्या होता है, जो दुरुपयोग में से बचाव होता है। ठीक, हम इसका एक ताजा उदाहरण देख लेते हैं। अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट realizes that anger affects his judgment during public hearings. By being self-aware, he consciously controls his reaction, ensure fair treatment to all citizens. देखिए, एक जो जिला अधिकारी होता है ना, वो ये समझता है कि गुस्सा उसके निर्णय को प्रभावित करता है। ये उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखिए, आपने आपको पहचान लिया कि भाई मेरे को गुस्सा आ जाता है, और गुस्से में मैं जो निर्णय लेता हूँ, ठीक है, वो मेरे निर्णय को भी प्रभावित कर सकता है गुस्सा। ठीक है, देखिए कई बार जैसे क्या होता है कि जैसे कई बार जैसे आप जाइए, जैसे कई बार मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि मूड सही नहीं होता, उस टाइम पर आप जाएंगे तो वो क्या होता है, वो आपके रिएक्शन में भी नजर आने लगता है। आप कभी नोटिस करिए, आप कभी गुस्से में हो या आपका कोई चीज से परेशान हो और उस टाइम पर आपसे कोई आके बात करे, तो आप क्या करते हैं, उनके ऊपर थोड़ा बहुत चिल्ला देते हैं या थोड़ा बहुत कुछ बोल देते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर हुआ क्या, आपका जो गुस्सा था उसने जो आपके निर्णय को प्रभावित किया। ठीक है, तो ऐसे ही एक जिला अधिकारी ये समझता है कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो उससे मेरे निर्णय को प्रभाव पड़ेगा, इसलिए वह सुनवाई के समय क्या रखता है, संयम रखता है, क्योंकि उसको पता है कि उसे निर्णय जो देना है वो निष्पक्ष देना है, फेयर ट्रीटमेंट करना है उसको सारे जन लोगों के साथ। ठीक है, तो उस टाइम पर वो क्या करता है, संयम बरतता है, क्योंकि उसे पता है अगर वो गुस्सा करेगा तो उसका असर उसके निर्णय पर पड़ेगा, गुस्से का असर। समझ में आया आपको? तो सेल्फ अवेयरनेस समझ में आया आपको, आत्म जागरूकता ये तभी हो पाएगी जब आप अपने आप को पहचाने। भाई आप उन्होंने पहचाना ना अपने आप को कि भाई मैं अगर गुस्सा करता हूं तो उसका असर मेरे निर्णयों पर पड़ता है, इसीलिए जब पब्लिक हियरिंग हो रही है तब वो काम है, वो कूल है। कारण क्यों है कि उन्हें पता है कि अगर वो गुस्सा करेंगे तो उसका असर किस पर पड़ेगा, उनके निर्णयों पर पड़ेगा। ठीक, अगला है सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियंत्रण। अब ये क्या होता है आत्म नियंत्रण? सेल्फ रेगुलेशन इज द एबिलिटी टू कंट्रोल impulsive emotions and adapt to changing situations. देखिए, आत्म नियंत्रण का अर्थ होता है भावनाओं पर नियंत्रण और परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना। देखिए, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार करना ये आपको आना चाहिए एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में। ये बहुत जरूरी है, तभी आप प्रशासन चला पाएंगे। जहां जैसी कंडीशन है वहां उस तरीके से आपको उसके अनुसार व्यवहार करना पड़ेगा। जहां जैसे आपने देखा हो कई बार जो बड़े अधिकारी होते हैं पुलिस के, उनको जहां नरमी बरतनी होती है देखिएगा आप वहां नरमी बरतते हैं, और जहां उन्हें सख्ती करनी होती है तो वहां वो सख्ती करते हैं। कारण क्या, परिस्थिति के अनुसार व्यवहार कर रहे हैं। जहां जरूरत है कि भाई लाठी चलानी है वहां पुलिस लाठी चलाएगी, और जहां जरूरत नहीं है लाठी चलाने की वहां पुलिस लाठी नहीं चलाएगी। तो वो सिचुएशन देख करके रिएक्ट करती है। जैसे आप देखिए कभी भी पुलिस पहले लाठीचार्ज कभी नहीं करती। आप देखें बहुत सारे प्रोटेस्ट होते हैं हमारे देश में, तो पुलिस कभी पहले लाठीचार्ज नहीं करती। पुलिस पहले रोकती है, समझाती है, हर तरीके का प्रयास करती है। जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है या उनकी तरफ से, पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन आता है, ठीक है, और उनको लग जाता है पुलिस वालों को कि यार ये रिएक्शन जो है ये कहीं भारी ना पड़ जाए, तब फिर पुलिस क्या करती है, फोर्स करती है। सॉरी, ठीक, तब फिर पुलिस किसका इस्तेमाल करती है, फोर्स का इस्तेमाल करती है। तो आप एक चीज नोटिस करिए, आपको ये धैर्य रखना बहुत जरूरी है कि आपको सिचुएशन या परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार करना है, इसलिए आपको नियंत्रित रहना बहुत जरूरी है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर आप एक पुलिस अधिकारी हैं, ठीक है, अब आपके जिले में कोई प्रोटेस्ट करने आया, पब्लिक प्रोटेस्ट करने आई, अब आपने अपना आपा खो दिया, संयम खो दिया, और पुलिस ने और ऑर्डर दे दिया अपने जो सिपाही हैं
उनको ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों पर लाठीचार्ज कर दो, होगा क्या? इससे इससे सिचुएशन बिगड़ेगी। भाई लोगों को आपने एक तो, पहली बात तो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप मारना शुरू कर दिया आपने। तो इसीलिए कभी कभार आपको उस टाइम पर कंट्रोल अपने भावना पर रखना बहुत जरूरी है। कोई कुछ भी बोलता रहे, हमें उस तरीके से रिएक्ट नहीं करना। हाँ, जहां वो लोग अगर अपनी लिमिट के बाहर चले जाएं तो फिर वहां तो फिर पुलिस फिर अपना काम करती है। ठीक है भाई, कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, फिर चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, फिर पुलिस अपने तरीके से काम करती है। तो वो आपको कहीं ना कहीं वो कंडीशन दिख रही है कि अधिकारी को सिचुएशन के हिसाब से, परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो आत्मनियंत्रण, अब इसकी शासन में क्या उपयोगिता है ये हमें देखना है। शासन में इसकी क्या उपयोगिता है? सबसे पहला तो मेंटेन काम्स ड्यूरिंग क्राइसिस, संकट में संयम बनाए रखना। देखिए, जब संकट हो सामने तो उस टाइम पर संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक अधिकारी के रूप में आपको संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है। आप इमोशन में, भावनाओं में बह करके कोई काम नहीं कर सकते, आपको सोचना समझना पड़ेगा। उसके लिए आपको धैर्य रखना बहुत जरूरी है, संयम रखना। प्रिवेंट्स ऑथोरिटेरियन बिहेवियर, मैंने आपको बताया ना, कानून का पालन करना, तानाशाही प्रवृत्ति से बचाव करना, कि पब्लिक आ रही है, देखा, गुस्से में आ गए, बोले मारो सबको, ये नहीं होता है ऐसे। ये तानाशाही रवैया। बात समझ में आ रही है? और हमारे देश में क्या है, हमारे देश में लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है हमारे देश में। हमारे देश में आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, लोगों की चीजों को समझना पड़ेगा, लोगों की कंडीशंस को समझना पड़ेगा। आप इस हिसाब से तय नहीं कर सकते कि हमने जो बोल दिया वो बोल दिया। तो एक तो सबसे पहली बात, तानाशाही प्रवृत्ति से बचाव कराता है आत्मनियंत्रण। तीसरा बात करें, एनकरेजेस रूल बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन, कानून का राज, सब चीजें कानून के हिसाब से। तो कानून के राज के लिए ये आत्मनियंत्रण बहुत जरूरी है। बात समझ में आ रही है? जैसा कि मैंने आपको उदाहरण के रूप में कहा, ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट अ पुलिस ऑफिसर फेसेस प्रोवोकेशन। देखिए, होता क्या है, जब भी कभी प्रदर्शन होता है उस दरमियान पुलिस अधिकारी उकसावे, मतलब उसको उकसाया जाता है, लेकिन उकसावे के बावजूद, ठीक, वो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करता है और बल के प्रयोग से बचता है। देखिएगा, पहले कभी बल का प्रयोग पुलिस नहीं करती। पुलिस हमेशा पहले बातचीत और संवाद से कोई सॉल्यूशन निकालती है। अगर संवाद से किसी को समझ में नहीं आ रहा है और अगर सामने की तरफ से कोई एक्शन आ रहा है, तब फिर पुलिस रिएक्शन में क्या करेगी? लाठीचार्ज करेगी। तो मैंने आपको बताया ना, जो पुलिस अधिकारी है वो बहुत उकसावे में आता है, लोग बहुत उकसाते हैं उसको, लेकिन उकसावे में आकर, भावनाओं में आकर के कोई वो फैसला नहीं ले लेता। वो क्या करता है, पहले लोगों से जाकर के, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनसे जाकर के पुलिस, आप देखिए, बात करती है। पुलिस जाकर के उनसे बात करती है, उनकी बात को सुनती है कि भाई संवाद से कोई मार्ग निकल सके। और नहीं तो फिर अगर बात नहीं बन पाती तो तब तक आप पीसफुल हैं, आप बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन जहां वायलेंस हुआ वहां फिर पुलिस उस हिसाब से डील करेगी। क्लियर है? क्योंकि कानून का राज है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। क्लियर हुआ ये? ठीक। तो दूसरा समझ में आया, सेल्फ रेगुलेशन, ठीक, आत्म नियंत्रण। ठीक, तो आत्म नियंत्रण अपन ने देख लिया, और क्या देख लिया? आत्म जागरूकता। ठीक। अगला बात करें, अगला होता है मोटिवेशन, प्रेरणा। मोटिवेशन रेफर्स टू इनर ड्राइव टू अचीव गोल्स बियॉन्ड एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। देखिए, प्रेरणा का अर्थ होता है आंतरिक इच्छा से कार्य करना, ना कि केवल पुरस्कार के लिए काम करना। ठीक।
प्रेरणा का मतलब ये होता है कि भाई आप अपनी आंतरिक इच्छा से कार्य करें, कोई पुरस्कार मिलने वाला है इसलिए ना करें। तो ये क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है, या जिसे कहा जाए प्रेरणा कहलाता है। प्रेरणा का अर्थ है आंतरिक इच्छा से कार्य करना, ना कि केवल पुरस्कार के लिए कि भाई हमें पुरस्कार मिलेगा तो ही हम काम करेंगे। क्लियर? प्रशासन में इसकी उपयोगिता क्या है? एनहांस कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस। एनहांस कमिटमेंट टू पब्लिक सर्विस, लोक सेवा के प्रति समर्पण, ये हमेशा प्रेरणा से आता है। ठीक है, कि लोक सेवा हमें करनी है। ठीक, आपके मन में जो होता है, ये एक अच्छे अधिकारी के मन में क्या होता है कि भाई हम पब्लिक सर्विस के लिए आए हैं, हमने ये जॉब पब्लिक सर्विस करने के लिए ज्वाइन करी। तो हम उसको तभी हम कर पाएंगे जब हम इस बात के लिए प्रेरणा स्रोत होंगे कि हमें अपनी आंतरिक इच्छा से ये कार्य करना है। बात समझ रहे हैं? ठीक है। तो प्रेरणा का सबसे पहला जो प्रशासन में उपयोगिता है वो है लोक सेवा के प्रति समर्पण। दूसरा है एनकरेज इनोवेशन एंड रिफॉर्म्स। देखिए, ये नवाचार को भी एनकरेज करता है, जो नवाचार, इनोवेशन या रिफॉर्म्स। देखिए, रिफॉर्म्स आप तभी ला सकते हैं जब आपके अंदर वो मोटिवेशन हो कि हमें कुछ अच्छा करना है, हमें लोगों के लिए कुछ अच्छा करना है, तभी आप कोई रिफॉर्म ला सकते हैं। तीसरा है सस्टेन मोरल डिस्पाइट चैलेंजेस। अपने मोरल को कभी डाउन नहीं करना है, कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करना, ये प्रेरणा से ही आता है। परिस्थिति कितनी भी कठिन हो, अगर आप काम निरंतर करते जा रहे हैं तो ये आपकी प्रेरणा के कारण हो रहा है, क्योंकि आप उस काम को करना चाहते हैं, आंतरिक इच्छा है आपको उस कार्य को करने की। समझ में आ रही बात? तो सस्टेन्स मोरल डिस्पाइट चैलेंजेस, कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करना। ठीक, अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। एन ऑफिसर working in a remote tribal area remains dedicated despite limited facilities, motivated by the goal of inclusive development। देखिए, एक अधिकारी जो होता है उसका दुर्गम क्षेत्र में अगर ट्रांसफर कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ शहर मिलेगा, आपको कई बार अधिकारी के रूप में दुर्गम क्षेत्र भेजा जाता है। ठीक है, जहां संसाधनों की भी कमी है। ठीक है, जहां संसाधनों की भी कमी है, फिर भी क्या हमारे अधिकारी जाते नहीं है? बिल्कुल जाते, क्योंकि उनके अंदर प्रेरणा है कि भाई हमें लोगों के लिए, विकास के लिए कार्य करना है, लोगों के विकास के लिए। तो हम करेंगे, हम कहीं को भी, कहीं भी हमको भेज दे सरकार, हम जाएंगे। जाते ही हैं लोग, रहते ही अधिकारी जितने ट्रांसफर्स होते हैं कि नहीं हमारे यहाँ अधिकारियों के। तो कई बार किसी को ट्राइबल एरियाज में या कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां पर फैसिलिटीज लिमिटेड हो, फिर भी वो मोटिवेटेड है, क्योंकि उनको क्या चाहिए? उनको विकास कार्य करना है, लोगों के विकास के लिए कार्य करना है, जिसके लिए उनको प्रेरणा मिली। बात समझ में आई? तो प्रेरणा समझ में आई आपको, मोटिवेशन। अगला है एम्पति। एम्पति का मतलब होता है सहानुभूति। एम्पति का मतलब क्या होता है? सहानुभूति। सहानुभूति, एम्पति। देखिए, एम्पति का अर्थ ये है, इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड फील द इमोशंस ऑफ अदर्स। देखिए, आपके अंदर सहानुभूति होगी तब आप दूसरे की भावनाओं को समझ पाएंगे। ठीक, क्योंकि आपके अंदर सहानुभूति का भाव है। ठीक है, और सहानुभूति का अर्थ ही होता है दूसरे की भावनाओं को समझना, टू अंडरस्टैंड एंड फील द इमोशंस ऑफ अदर्स। ये क्या कहलाती है? सहानुभूति कहलाती है। ठीक, इसका शासन में क्या उपयोग होता है? सबसे पहली बात तो प्रमोट सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, जब आप लोगों के बारे में सोचेंगे ना, तब आप एक जन केंद्रित प्रशासन बना पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप दूसरे की भावनाओं को समझ करके काम कर रहे हैं, तब क्या कर पाएंगे? आप एक जन केंद्रित प्रशासन बना पाएंगे। अगला बात करें, इंप्रूव पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। ठीक, नीति कार्यान्वयन में सुधार कर सकेंगे आप। ठीक है भाई, नीति के कार्यान्वयन अच्छे से हो। देखिए, सरकार का काम है नीति बनाना, उसको लागू कराना किसका काम है? अधिकारियों का काम, जो अधिकारी नीचे काम करते हैं।
तो अधिकारियों को किस तरीके से नीति को क्रियान्वयन में लाया जाए, इसमें भी सुधार किए जा सकते हैं। क्लियर? क्योंकि आपको लोगों के प्रति सहानुभूति है, आपको लोगों के प्रति क्या है, सहानुभूति है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी गरीब परिवार को, आपको मतलब गरीब लोगों को कोई योजना के तहत सामान देना है, चाहे अनाज देना है या उनको प्रधानमंत्री आवास देना है, जो भी देना है, तब उस टाइम पर अगर आपको उनके प्रति सहानुभूति होगी, तब आप ये इंश्योर करेंगे कि हर एक व्यक्ति जो भी उस योजना का लाभकारी अधिकार है उसका, उन सभी लोगों को वो चीज मिल जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उनके प्रति एक सहानुभूति है। और अगर आपको उनके प्रति सहानुभूति नहीं होगी तो आप बोलेंगे भाड़ में जाए, मिले मिले ना मिले ना मिले, मेरा क्या जाता है। बात समझ में आ रही? तो कहीं ना कहीं आपको जो सहानुभूति होती है ना लोगों से, वो क्या करेगी, आपकी नीति क्रियान्वयन में सुधार लाएगी। इसके अलावा बात करें बिल्ड ट्रस्ट बिटवीन स्टेट्स एंड सिटीजन्स। अब देखिए जाहिर सी बात है, लोगों को अगर आप ईमानदारी से लोगों का काम करेंगे या आप ईमानदारी से लोगों तक नीतियां पहुंचाएंगे, तो लोगों का विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा। नेचुरल सी बात, वो विश्वास आप पे बढ़ेगा विश्वास। बात समझ में आ रही है? ये चीज क्लियर हो रही है? ये चीज कैसे होगी, ये सहानुभूति से। While implementing rehabilitation policies, an administrator listens to displaced families and modifies plans to address their social emotional and social प्रॉब्लम्स। ठीक, इमोशनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। देखिए होता क्या है, पुनर्वास जब नीति होती है, ठीक है, बनाते समय अधिकारी उन सारे लोगों से बात करते हैं, उन परिवारों से बात करते हैं जो विस्थापित हुए हैं। देखिए रिहैबिलिटेशन का पुनर्वास का मतलब ये होता है कि जैसे जिन लोगों को, जैसे कुछ लोग एक जगह पर रह रहे थे, ठीक है, अब उनको उस जगह से हटा दिया गया, किसी कारण से भी क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर आपने उनको हटाया है तो उनका इंतजाम आप कोई दूसरी जगह करें। इसी को पुनर्वास कहते हैं। मतलब उनका इंतजाम क्या करें, आप दूसरी जगह करें, इसी को पुनर्वास कहते हैं। बात समझ में आ रही है? तो जब भी कभी पुनर्वास की नीति बनती है, तो उस समय अधिकारी जो होते हैं, वो सबसे पहले जो विस्थापित परिवार है, मतलब जिनको अपनी जगह से हटाया गया है, उनसे पहले बात करते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं और उसके बाद कोई फैसला या नीति बनाते हैं। ठीक, तो ये तभी होगा जब आप उनकी समस्याओं को समझेंगे, जो वाकई में जो परिवार जो विस्थापित हो चुके हैं उनको। क्लियर हो रहा है? तो ये सब किसके कारण हो रहा है, सहानुभूति के कारण। अगला बात करें, अगला होता है सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। ठीक, सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। सामाजिक कौशल की बात करें अगर हम सोशल स्किल्स की, तो सोशल स्किल्स इंक्लूड्स कम्युनिकेशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, टीम वर्क एंड लीडरशिप। देखिए सामाजिक कौशल में एक तो सबसे पहली बात तो आता है संवाद। ठीक है, आप संवाद किस तरीके से करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपकी लीडरशिप, आपका जो नेतृत्व है वो कैसा है। और तीसरा जो है वो है टीम वर्क, ठीक है। और चौथा है संघर्ष समाधान। ये चार चीजें शामिल होती हैं सामाजिक कौशल। देखिए अगर आप एक बेहतर कम्युनिकेटर हैं, ठीक है, अगर आप एक लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर है, आप लोगों के साथ मिल करके काम कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं, मतलब आपके अंदर सामाजिक कौशल है। मतलब आपके अंदर क्या है, सामाजिक कौशल है। भाई एक तो आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लीडरशिप आपके अंदर है, ठीक है, टीम वर्क के रूप में काम करते हैं, मतलब आपके अंदर सामाजिक कौशल या सोशल स्किल्स है। अब सामाजिक कौशल का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या उपयोगिता है। पहला तो इम्प्रूव्स कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। देखिए एक सरकारी विभाग में, एक सरकारी उसमें
सरकारी उसमें अलग अलग विभाग होते हैं। ठीक है, तो अगर आपका एक सामाजिक कौशल या आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो जाहिर सी बात है कि विभागीय समन्वय आप बना सकेंगे। भाई कई बार अलग विभाग के लोगों से बात करनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, तो वो आप अच्छे तरीके से उसको क्या कर सकते हैं, समन्वय बना सकते हैं। इसके अलावा बात करें फैसिलिटेट्स स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट, सहभागिता ये करा सकते हैं। अगर आपके अंदर सामाजिक कौशल है तो फैसिलिटेट स्टेक होल्डर एंगेजमेंट। तीसरा बात करें एनहांसेस लीडरशिप इफेक्टिवनेस, प्रभावी नेतृत्व आप दे सकते हैं अगर आपके अंदर सामाजिक कौशल है। ठीक, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, अ म्यूनिसिपल कमिश्नर build consensus among political leaders, NGOs and citizens to implement a cleanliness drive successfully। देखिए, अब एक नगर आयुक्त जो होता है वो जनप्रतिनिधियों और नागरिकों के सहयोग से, जो जनप्रतिनिधि हैं और जो नागरिक हैं, इन दोनों के सहयोग से स्वच्छता अभियान सफल बनाता है। ठीक है, तो ये म्यूनिसिपल कारपोरेट कमिश्नर है, ठीक है, नगर आयुक्त है, जो जनप्रतिनिधियों और लोगों के, नागरिकों के बीच में समन्वय बनाकर स्वच्छता अभियान सफल बनाता है। ये किसका उदाहरण है, सामाजिक कौशल। समझ में आया आपको? ठीक, तो सारे कंसेप्ट आपको समझ में आए, सामाजिक कौशल, सहानुभूति, प्रेरणा, आत्मनियंत्रण और आत्म जागरूकता। समझ में आया आपको ये? ठीक, अगला है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। महत्व क्या है किसका, प्रशासन और शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व क्या है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। सबसे पहला पॉइंट है एथिकल गवर्नेंस। ईआई रिड्यूसेस करप्शन एंड मिसयूज ऑफ पावर। एथिकल प्रशासन मतलब नैतिक शासन। नैतिक शासन में क्या दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि जो आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता है वो एक तो भ्रष्टाचार और शक्ति का दुरुपयोग को कम करती है। ठीक है, मतलब आप जो शक्ति का दुरुपयोग है उसको क्या करती है, कम करती है। दूसरा है क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, संकट प्रबंधन। देखिए, संकट के समय में काम रहना और क्लैरिटी से काम करना, इसमें आपको मदद मिलती है अगर आपके अंदर भावनात्मक बुद्धिमत्ता होती है तो। ठीक है, क्राइसिस मैनेजमेंट के टाइम पे, क्राइसिस मैनेजमेंट मतलब संकट प्रबंधन। अगला बात करें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, एनकरेजेस डायलॉग ओवर फोर्स। देखिए, अब दो लोगों के बीच की लड़ाई है, संघर्ष, दो लोगों के बीच बातचीत से समाधान हो सकता है। ठीक, तो बातचीत से समाधान करना ये भी एक तरीके से कहा जाए तो भावनात्मक बुद्धिमत्ता की एक बहुत बड़ी निशानी है। बात समझ में आ रही है कि आपके अंदर बात करने की बात हो, लड़ाई नहीं करना है। अगर संकट है, अगर संघर्ष है तो उसको बातचीत से सुलझाएं। अगला बात करें पब्लिक ट्रस्ट एनहांसेस क्रेडिबिलिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस। देखिए, जनता का विश्वास। देखिए, जब आपके अंदर एक भावनात्मक बुद्धिमत्ता है तो आप जानते हैं कि आपको लोगों के लिए काम करना है। जब आप लोगों के लिए काम करेंगे तो लोगों का आपके प्रति ट्रस्ट भी बढ़ेगा। देखिए, जहाँ काम अच्छे से होता है ना, तो वहाँ लोगों का भी विश्वास आपके ऊपर बढ़ता है, और जहाँ काम में दिक्कत होती है वहाँ जनता का विश्वास भी हिलता है। ठीक है, तो पब्लिक ट्रस्ट भी होगा। और पांचवा होता है इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस का मतलब होता है समावेशी विकास। समावेशी विकास एड्रेसेस इमोशनल एज वेल एज सोशल डायमेंशंस ऑफ पॉलिसी। मतलब भावनात्मक और सामाजिक दृष्टिकोण से नीति को बनाना, समावेशी विकास हो सके। तो ये सारे महत्व थे भावनात्मक बुद्धिमत्ता के, प्रशासन और शासन। पॉइंट्स नोट करते चलिएगा। अगला बात करें, शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग क्या क्या है। ठीक है,
शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग क्या क्या है। एप्लीकेशंस ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस, ये लास्ट टॉपिक है। एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन गवर्नेंस। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, सबसे पहला होता है नीति निर्माण में जन भावनाओं की समझ। अंडरस्टैंडिंग पब्लिक इमोशंस हेल्प्स इन डिजाइनिंग पीपल्स फ्रेंडली पॉलिसीज। देखिए, जब आप लोगों को समझेंगे तब आप उनके संबंध नीति बना पाएंगे। ठीक, तो इसीलिए लोगों को समझना बहुत जरूरी है, तभी आप उनके हिसाब से क्या बना पाएंगे, नीतियां बना पाएंगे। दूसरा है पब्लिक सर्विस डिलीवरी। एम्पैथेटिक ऑफिशियल्स इंप्रूव ग्रीवेंसेस रिड्रेसल मैकेनिज्म। सेवा वितरण में सहानुभूति रखना। ठीक है, मतलब ये काम जो हम कर रहे हैं ये सेवा भाव से। लीडरशिप, इमोशनली इंटेलिजेंट लीडर्स इंस्पायर्स टीम एंड मैनेज डाइवर्सिटी। देखिए, अगर भावनात्मक तौर पर एक, जो कहा जाए, एक इंटेलिजेंट लीडर जो होता है ना, वो अपनी टीम को भी इंस्पायर करता है और डाइवर्सिटी को भी मैनेज कर लेता है। देखिए, एक तो सबसे पहली बात अगर हम बात करें, आज हमारे जो लीडर हैं, ठीक है, देश के लीडर जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी, तो आपने देखा हो कि उनके अंदर वो बहुत ही चतुर और बहुत तेज नेता है। ठीक है, इंटेलिजेंट नेता है, लेकिन उनके अंदर भावनाएं भी। ठीक, इसीलिए वो इतनी डाइवर्सिटी में भी अपने आप को मैनेज कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो लीडरशिप भी, नेतृत्व में भी क्या मिलती है, इसकी प्रेरणा मिलती है। अगला बात करें लॉ एंड ऑर्डर। ईआई प्रमोट्स प्रोपोर्शनेट रेस्पॉन्स एंड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन। कानून व्यवस्था में संयम रखना। ठीक, तो ये चार महत्वपूर्ण शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोग रहे हैं। अब कुछ लिमिटेशंस भी हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की, वो देख लेते हैं एक बार बस। ओवर एम्पैथी में कॉम्प्रोमाइज ऑब्जेक्टिविटी। देखिए, अत्यधिक सहानुभूति से ना निष्पक्षता प्रभावित हो जाती है। भाई, आप ज्यादा सहानुभूति आपने रख दी किसी के सामने, कोई बहुत, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप न्याय करना छोड़ देंगे। तो ओवर एम्पैथी, अत्यधिक सहानुभूति जो है, इससे निष्पक्षता क्या होती है आपकी, प्रभावित होती है। इमोशनल मैनिपुलेशन इज पॉसिबल। भाई, अगर आप ज्यादा भावनात्मक हैं तो आपको भावनात्मक रूप से कोई दुरुपयोग की भी संभावना है, वो भी एक कारण होता है। और तीसरा होता है एआई मस्ट कॉम्प्लीमेंट रूल्स एंड लॉस। देखिए, आपका जो भावनात्मक बुद्धिमत्ता है, उसका संतुलन नियमों के साथ होना चाहिए, नियम और प्रशासन के साथ। क्लियर? तो यहाँ पर आज ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। ठीक, हमने देखा भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ठीक है, उसके कितने, क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, 5 प्रमुख तत्व देखे, कंसेप्ट देखा। आत्म जागरूकता, आत्म नियंत्रण, प्रेरणा, सहानुभूति, सामाजिक कौशल, ये पढ़ा हमने। फिर प्रशासन और शासन में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का महत्व, इम्पोर्टेंस, और उसके एप्लीकेशंस और लिमिटेशंस। ठीक, क्लियर है ये आप लोगों को? ठीक। हम्म, ठीक, तो यहाँ पर आज हम अपने लेक्चर को स्टॉप करते हैं। अब हम जो नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे इंडिविजुअल डिफरेंसेस, फैक्टर्स, थ्योरीज एंड बिहेवियर डिफरेंसेस। अगला जो टॉपिक है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ठीक, तो आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए, नोट्स बनाते चलिएगा कॉपी में, क्योंकि जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो आपको एग्जाम टाइम पर वो चीज़ बहुत काम आएगी। ठीक, तो गाइज, अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आ रहा है, और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प अगर आपको लग रहा है कि एमपीपीएससी के पढ़ाई में आपको मिल रही है हमारे चैनल के माध्यम से, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर कीजिए। सो गाइस, थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।